चीन, अगर तुमने रूस का साथ दिया तो अंजाम होंगे बेहद बुरे। मैं अमेरिका बोल रहा हूं। अमेरिका के इसी बोल को लेकर दुनिया में मचा है बवाल, तो मैं लेकर आया हूं इंडिया का सवाल। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो इंडिया का सवाल लेकर। रूस यूक्रेन जंग में 24वें दिन जारी जंग युद्ध विराम होने का नाम नहीं ले रही। इसके ठीक उलट यूक्रेन में सुपरसोनिक मिसाइल से रूस बेपनाह तबाही मचा रहा है। दर्जन भर शहर खंडहर बन चुके हैं। इतनी बर्बादी के बाद भी ज़ेलेंस्की झुकने को तैयार नहीं और पुतिन रुकने को नहीं। इस महायुद्ध ने दुनिया को दो धड़ों में बांट दिया है। विश्व की महाशक्तियां यूक्रेन के साथ हैं, तो वहीं कुछ शक्तियां रूस के साथ खड़ी दिखाई देती। चीन उन्हीं देशों में से एक है जो पुतिन की कार्रवाई का डटकर समर्थन कर रहा है। इस बीच अमेरिका ने रूस को चीनी समर्थन पर घेरा है। बाइडेन ने चीन को रूस का साथ देने के गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दे डाली। इधर रूस ने भी कह दिया है, अगर यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित किया तो परमाणु युद्ध तय है। अपने मेहमानों से बात करें उससे पहले आप देखिए इंडिया का सवाल की ये रिपोर्ट। चौबीस घंटे वाला युद्ध 24 दिन से जारी। अब आने वाली है वर्ल्ड वॉर की बारी। परमाणु युद्ध का परिणाम महाविनाश। रूस अमेरिका टकराए तो तय सर्वनाश। 24 दिनों से रूस लगातार यूक्रेन पर अपने घातक हथियारों से हमला कर रहा है। बम बारूद और मिसाइलों की चोट से यूक्रेन के शहर दर शहर खंडहर में बदलते जा रहे हैं। यूक्रेन में होती तबाही और रूस के हमले ने दुनिया को दो फाड़ में बांट दिया। नाटो देश जहां यूक्रेन के साथ खड़े हैं, तो वहीं चीन के साथ खुलकर बेलारूस खड़ा है। चीन जिस तरह से हर मंच पर रूस के हमलों का साथ देता आया, उसे संप्रभुता की लड़ाई करार देता रहा है। इस पर अमेरिका ने सख्त रुख दिखाया। अमेरिका ने साफ लहजे में चीन को जिताया और कहा कि अगर वो ऐसे ही रूस का समर्थन करता रहा तो चीन को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अमेरिका ने चीन को साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि वो यदि रूस के समर्थन में किसी भी प्रकार से आए तो उन्हें भी परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। उनका मतलब बिल्कुल साफ है, वो नहीं चाहते कि कोई भी चाइना का लिया हुआ इस प्रकार का कदम रूस की कोई मदद करे, जिससे कि रूस पर जो प्रतिबंध लगाए हैं उन प्रतिबंधों के प्रभाव पर विपरीत असर हो। क्योंकि रूस को इकोनॉमिक वॉर फ्रंट में इसी प्रकार से दबाया जा रहा है, जिससे कि रूस रिलेंट करे और यूक्रेन में अपने स्टांस में या अपनी सोच में थोड़ा लचीलापन लाए और बातचीत के जरिए इस समस्या का समाधान पाया जा सके। आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुक्रवार को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से वीडियो कॉल पर बात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 2 घंटे तक चली बातचीत यूक्रेन में रूस के हमले पर केंद्रित रही। बाइडेन और जिनपिंग की बातचीत को लेकर व्हाइट हाउस ने बयान जारी किया, जिसमें बताया गया कि राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि रूस की ओर से यूक्रेन में क्रूर कार्रवाई जारी है। ऐसे में चीन की ओर से रूस को प्रत्यक्ष समर्थन देने पर गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, जो न केवल संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के चीन के संबंधों बल्कि दुनिया पर गंभीर प्रभाव डालेंगे। इस बातचीत में बाइडेन ने यूक्रेन की ताजा स्थिति के आकलन और यूक्रेन संकट पर समाधान के लिए अपने समर्थन के बारे में बताया। बाइडेन ने अमेरिका और उसके सहयोगियों की एकता, नाटो पर चर्चा की, साथ ही रूस के आक्रमण की निंदा और यूक्रेन का समर्थन किया। रूस के समर्थन पर अमेरिका ने चीन को घेरा है।
तो वहीं रूस को भी बैकफुट पर धकेलने की कोशिश की है। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि अगर अमेरिका युद्ध में एंटर करता है तो इसका जो खामियाजा दुनिया चुकाएगी उसके लिए रूस जिम्मेदार होगा, पुतिन कसूरवार होंगे। रूस यूक्रेन जंग पर अमेरिकी रक्षा मंत्री ने क्या कहा वो भी आपको बताते हैं। दुनिया दो परमाणु शक्ति का टकराव हरगिज नहीं चाहेगी। रूस अमेरिका में जंग दुनिया के लिए खतरनाक साबित होगी। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार ये बताया गया है कि ये युद्ध जो है परमाणु युद्ध में तब्दील हो सकता है। उसकी बताने की दो वजह है। पहली वजह तो ये है कि उनको लग रहा है कि रूस जो है अब इसके बाद भी कुछ अपनी हरकत कर सकता है और किसी नाटो देश के ऊपर हमला कर सकता है, क्योंकि अभी आपने देखा हो कुछ 2 दिन पहले उन्होंने पोलैंड के पास 25 किलोमीटर पास एक ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट पर उन्होंने वायु हमला किया और उसको तबाह कर दिया। तो ये उनको लगता है कि ये शायद इसका आयाम बढ़े, इसका कैनवस का साइज बढ़े और ये युद्ध अधिक सेनाएं इसमें शामिल हो और ये विश्व युद्ध की तरफ अग्रसर हो जाए। हालांकि अपने इसी बयान में अमेरिकी रक्षा मंत्री ने साफ कह दिया कि यूक्रेन में युद्ध के लिए फिलहाल अमेरिका अपने सैनिक नहीं भेज रहा। इधर अंतर्राष्ट्रीय चेतावनियों और धमकियों से बेपरवाह पुतिन के प्रहार यूक्रेन पर जारी हैं। पश्चिमी यूक्रेन में रूस ने बड़े पैमाने पर हाइपरसोनिक हथियारों का इस्तेमाल कर तबाही मचाई है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की लगातार यूक्रेन को नो फ्लाइंग जोन घोषित करने की मांग कर रहे हैं। इसके पीछे जेलेंस्की की मंशा यूक्रेन को रूसी हमले से बचाने की है, साथ ही दुनिया को रूस के खिलाफ खड़े करने की। लेकिन रूस ने एक बार फिर दोहराया, अगर नाटो देश या कोई ऐसा करेगा तो उसके गंभीर परिणाम होंगे। रूस ने कहा यूक्रेन को नो फ्लाई जोन कोई घोषित नहीं कर सकता। अगर यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित किया गया तो इसका मतलब रूस के खिलाफ युद्ध होगा। ये कहा गया है कि यदि नो फ्लाई जोन घोषित किया गया यूक्रेन को तो ये परमाणु युद्ध की तरफ अपने आप को लेके जाएगा। उसकी वजह है, हमें समझना चाहिए कि नो फ्लाई जोन का असल मतलब क्या होता है। नो फ्लाई जोन का मतलब यह होता है कि जिस क्षेत्र को आपने नो फ्लाई जोन डिक्लेयर घोषित किया है उस क्षेत्र में कुछ किस्म के वायु उस हरकत नहीं कर सकते। कोई भी युद्धक विमान वहां नहीं आ सकता, कोई भी विमान जो युद्ध सामग्री लेके चल रहा है वो वहां नहीं आ सकता, कोई भी बम वर्षक वहां नहीं आ सकता, कोई भी हेलीकॉप्टर जो कि हमले में इस्तेमाल हो सकता है वो वहां नहीं आ सकता, और कोई भी वो विमान जो कि युद्धक सामग्री सेना के जवानों को या किसी प्रकार के सेना को युद्ध को प्रभावित करने वाले साजो सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाए। यूक्रेन युद्ध पर लगातार महाशक्तियों की ओर से आ रही धमकियों के बीच कूटनीतिक कवायद भी तेजी से जारी है। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात की। मैक्रों ने यूक्रेन के मारियोपोल की स्थिति पर गंभीर चिंता जाहिर की। वहीं G7 नेता 24 मार्च को ब्रसेल्स में यूक्रेन पर रूस के हमलों को लेकर चर्चा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। आपने हमारी रिपोर्ट देखी। जी हाँ, इंडिया का सवाल की रिपोर्ट में जब आपने उसे देखा तो उसमें दो बातें ठीक साफ तौर पर सामने आई। जी हाँ, सबसे पहली बात, रूस यूक्रेन की जंग है जारी, क्या महाशक्तियों की बारी? जी हाँ, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आ रही एक बड़ी खबर। देखिए, हुटर बज गया। बड़ी खबर, रूस के हमलों में यूक्रेन में बड़े पैमाने पर हुआ नरसंहार। रूस के हमले में अब तक 112 बच्चों की मौत, 112 बच्चों की दर्दनाक मौत। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस के हमलों में यूक्रेन के 112 बच्चों की मौत। रूस के हमलों में यूक्रेन में हुआ नरसंहार, ये यूक्रेन दावा कर रहा है। 112 बच्चों की मौत, बेगुनाह मासूम बच्चों की मौत, अपने आप में मानवता को कुचलने जैसी। इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर, रूस यूक्रेन जंग से यूक्रेन में 112 बच्चों की मौत। इस बड़ी खबर के बाद चलते हैं अपने मेहमानों की ओर। जी हां, मेहमानों में हमारे साथ खास तौर पर रक्षा विशेषज्ञ, विदेश मामलों के जानकार और सेंट पीटर्सबर्ग से खास मेहमान राजीव रमा
गुप्ता साहब भी हमारे साथ हैं। जी हाँ, आज की चर्चा की 3 बड़ी वजह मुझे दिखाई देती है, जिस पर मैं अपने मेहमानों से चर्चा करूंगा। एक तो पहली, अमेरिका की चीन को धमकी। दूसरी दिखाई देती है रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल, और उसके साथ साथ वैक्यूम बम के इस्तेमाल की जानकारी ये ब्रिटेन दे रहा है। ब्रिटिश सरकार कह रही है कि वैक्यूम बम का इस्तेमाल हुआ। और तीसरी खबर कि यूक्रेन को नो फ्लाई जोन नहीं डिक्लेयर किया जाएगा। जी हाँ, आप सबका स्वागत है। सबसे पहले मैं सारे मेहमानों का आपसे परिचय करा दूं। हमारे साथ 2 रक्षा विशेषज्ञ जिन्होंने मां भारती की सेवा की है, ऐसे मेजर जनरल रिटायर्ड जेके परिहार। जनरल परिहार, आपका स्वागत है। हमारे साथ जाना पहचाना चेहरा जो बड़े मुखर होकर अपनी बात रखते हैं, ऐसे मेजर जनरल रिटायर्ड एसपी सिन्हा साहब। जनरल सिन्हा, आपका स्वागत है। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार, बड़ी संजीदगी से आखिर इस जंग के मायने क्या है, इसका दुनिया की डिप्लोमेसी यानी विदेश नीति पर क्या असर होगा, इसके साथ साथ क्या इस जंग के बाद दुनिया का रीअलाइनमेंट होने वाला है, इस पर अपनी बात रखने के लिए हमारे साथ विष्णु प्रकाश जी जुड़े। विष्णु जी, आपका स्वागत है। और सेंट पीटर्सबर्ग से खास मेहमान राजीव रमा गुप्ता साहब, जो बताएंगे कि आखिर रूस में इस जंग को लेकर वहां पर एक आम रूसी क्या सोच रहा है। सबसे पहले मैं चलूंगा विष्णु जी के पास। विष्णु जी, अमेरिका ने चीन को धमकी दी है। अमेरिका ने जब यानी कि बाइडेन शी जिनपिंग से बात कर रहे थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, तो उन्होंने कहा खबरदार, याद रखना, अगर आपने रूस का साथ दिया तो अंजाम बुरे होंगे। नमस्कार जी। अमेरिका की थोड़ी प्रवृत्ति है कि हरेक को धमकाते हैं। कभी चीन को, खैर चीन को तो धमकाना ही चाहिए, वो तो अलग बात है, पर जो जिस बात पे धमकाना चाहिए वो धमकाते नहीं है। कभी भारत को, कभी किसी को। तो बात ये है, और किस बात पे, जहां अमेरिका का अपना दिलचस्पी होती है, अपना हित होता है, वो कहते हैं कि देखिए ये आप इतिहास में यू विल बी ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री अगर आप वो करेंगे जो अमेरिका के हित में है। अगर आप अपने हित की रक्षा करेंगे तो यू विल बी ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री। तो ये थोड़ा सा भारी पड़ रहा है हर एक मुल्क पे। और इसके थोड़ी अब देखें कि सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस, यूएई के क्राउन प्रिंस, हर एक ने कहना शुरू कर दिया कि हम वो करेंगे जो हमारे हित में है। तो ये जो अमेरिका की प्रवृत्ति है, डू एज आई से नॉट एज आई डू, ये कब तक चलेगी? तो सबसे बड़ा सवाल ये है। और भारत की आपने बात नहीं की, पर मैं एक क्षण अगर भारत की बात करूं तो हमारे भी हित हैं, हमारी भी चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं। हम भूगोल में अलग जगह पे हैं, हमारे आतंकवाद की समस्या है, तो जो हमारी समस्याएं हैं उसको नजरअंदाज की जाती हैं। तो ये दिक्कत है अमेरिका के साथ। उनकी जैसे कहते हैं थानेदार के साथ दोस्ती भी बुरी, दुश्मनी भी बुरी, तो वही लगता है उनके साथ थोड़ा सा कि उनकी जो रवैया है, पर ये ज्यादा दिन चलेगा ऐसा लगता नहीं है मुझे। जी विष्णु जी, लेकिन एक बात तो साफ है, रूस जिस तरह से अपनी जिद पर अड़ा हुआ है, अमेरिका की बादशाहत को चुनौती तो रूस ही दे रहा है। देखिए, मैंने रूस में अपना डिप्लोमेटिक लाइफ शुरू की थी जब सोवियत यूनियन था। मेरे रूस के साथ रूसियों के साथ बड़ी मोहब्बत है, सहानुभूति है। पर जो रूस ने किया है वो आक्रमण है, उसमें मुझे कहने में कोई शक नहीं है। और लगता है, बाकी तो क्या पता है, कि पुतिन साहब का जो असेसमेंट थी उससे वो उसके हिसाब से उतरी नहीं है। और जिस तरह से रूस एक मझधार में है, क्रॉस रोड्स पे है, तो उनको समझ नहीं आता कि क्या करें। 24वां दिन में अब वो ना आगे जा सकते हैं ना पीछे हट सकते हैं। तो इस वक्त लगता है कि जो एक तरह से जाल बिछाया गया था रूस के लिए, और राष्ट्रपति पुतिन जो बहुत मजे हुए खिलाड़ी थे, उस जाल में थोड़े फंस गए हैं। और जो हित नुकसान हो रहा है वो रूस का हो रहा है, यूक्रेन का हो रहा है, फायदा अमेरिका का हो रहा है। तो ये हकीकत है। जी विष्णु जी, जो जाल बिछाया गया था, आपके मुताबिक, जैसा कि आपने कहा कि अपना डिप्लोमेटिक करियर
आपने रूस से शुरू किया था, आपने जो इनपुट और इनसाइट दिया है, मैं आपके पास कुछ और सवालों के साथ आऊंगा, लेकिन जहां तक रूस के जाल में फंसने वाली बात है तो मुझे याद आता है अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया है तू। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड जनरल JKS परिहार। जनरल साहब, मेरा सवाल आपसे, क्या रूस आपको लगता है कि चक्रव्यूह में फंस गया है? अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया है जनरल परिहार? जी हाँ, अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसा जरूर है, पर ये उस अभिमन्यु की तरह नहीं रहेगा, ये उसमें से बाहर निकल के आएगा, ये मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूँ। युद्ध में ऊपर नीचे होते हैं, कभी विड्रॉ करना होता है, कभी आप आगे चलते हैं, तो ये नहीं है कि युद्ध में रशिया पूरी तरह से पिट रहा है, ऐसी बात नहीं है। रशिया के मैं सब चीज का सपोर्ट करूंगा, सिवाय इसके कि वो जिस तरह से हॉस्पिटल्स और चर्च पे हमले, मिसाइल्स वगैरह गिरे हैं और इतने बच्चे मारे जा रहे हैं, ये मुझे बहुत दुखी करता है। रहा सवाल इसका कि इस चक्रव्यूह में खाली पुतिन साहब ही नहीं फंसे, मैं समझता हूँ कि अगर ये युद्ध लंबा चलता है तो भारत जो है वो अभिमन्यु बन जाए, और वही मेरी सबसे बड़ी परेशानी है कि वो स्टेज ना आए जहाँ जिसमें कि हमारे जो राष्ट्रीय हित और सामरिक हित तो दोनों देशों से जुड़े हुए हैं, उसमें ना हम इधर जा सकते हैं ना उधर जा सकते हैं कि स्टेज है। अगर रूस हारता है तो भारत का बहुत बड़ा नुकसान होगा, और लंबे समय में मैं क्या बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ, बाइडेन साहब चाहे कितनी धमकियां देते रहे, आगे आने वाला 2030 के बाद का जितना भी 30 से 50 और आगे का समय है, वो चाइना, रशिया और भारत के प्रायोरिटी का रहेगा। और ये बात पुतिन भी जानते हैं, ये बात बाइडेन भी जानते हैं, इसीलिए जो है पुतिन पे और चीन पे जो है बाइडेन साहब लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जी जनरल परिहार, आपके पास आऊंगा, चूंकि ये शुरुआती दौर है चर्चा का। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड SP सिन्हा साहब है। सिन्हा साहब, जनरल सिन्हा, आपका स्वागत है। भारत की स्थिति अगर परिहार साहब की बात को आगे बढ़ाएं, और जैसा विष्णु प्रकाश जी ने भी कहा कि वो एक कदम आगे बढ़ नहीं सकता, यानी कि रूस, और पीछे हट नहीं सकता, ऐसी सूरत में भारत के लिए जो स्थिति है जनरल सिन्हा, ना निगला जाए ना उगला जाए। नहीं, भारत अपना कार्ड्स बहुत इंटेलिजेंटली खेल रहा है। वो यूनाइटेड नेशंस में वोटिंग में एब्सटेन कर रहा है, वो दोनों से दूरी बना के रख रहा है और दोनों से मित्रता भी है। तो ये है कूटनीति की सफलता भारत की। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि जो आप पहले चर्चा कर रहे थे कि जो रूस है क्या चक्रव्यूह में फंस गया है? नहीं, चक्रव्यूह में महाभारत में अभिमन्यु फंसा था जब कौरवों ने चारों तरफ से उसको घेर लिया था, और मौत ही एक विकल्प था जो हुआ उसकी। रूस की स्थिति ऐसे नहीं है। रूस ने मेन थ्रस्ट कीव की तरफ किया था और सब्सिडी थ्रस्ट ईस्टर्न साइड से किया था। आज ब्लैक सी की बात कीजिए, सी ऑफ एजोव की बात कीजिए, तो काफी हद तक उसके कंट्रोल में है। आप यदि ईस्टर्न फ्लैंक की बात कीजिए, यूक्रेन की ईस्टर्न फ्लैंक की बात कीजिए, तो डुहांस और जो डॉक्टर्स का जो ये ईस्टर्न इलाका है वो तो काफी हद तक कंट्रोल है, वो तो प्रो रशियन है, वो तो रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं। जो रिवोल्ट भी हुआ था जब विक्टर के जाने के बाद, वो तो रशिया के साथ हैं। तो अब सवाल ये है कि सफलता, हाँ ये सच है कि खार्किव, सुबी और चर्निहिव जो नॉर्थ में है, और खरसन, माइकोलेव और जपोरिजिया जो साउथ में है, और ओडेसा और मारिउपोल, ये सब शहर पूरी तरह से उनके कंट्रोल में नहीं आए हैं। लेकिन ये वॉर में ये पेशेंस भी एक महत्वपूर्ण चीज होती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आज तक मेरे ख्याल टीवी पे चर्चा नहीं हुई है, कि रूस क्यों नहीं सक्सीड कर रहा है जिस तेज गति से वो एक्सपेक्ट किया था। इसके दो कारण हैं। रूस बेसिकली रेल नेटवर्क पे विश्वास करता था मूवमेंट के लिए, चाहे लॉजिस्टिक हो चाहे ट्रुप्स हो, और टेम्पोररी पाइपलाइन डालता था रेल हेड से। यहां पर क्योंकि सिटीज उसके कैप्चर में नहीं है, उसके कंट्रोल में नहीं है, तो रेल हेड उसके पास नहीं है। तो रेल हेड नहीं बात है, तो पर फोर्स उसको ट्रक से सामान ट्रांसपोर्ट करना पड़ रहा है। रूस का जो डिले है वो लॉजिस्टिक फेलियर है, वो लैक ऑफ ऑपरेशन प्लानिंग बोलिए, कंटीजेंसी प्लानिंग बोलिए। तो अभी जैसे 64 किलोमीटर का कन्वॉय, मतलब 1200 गाड़ी हम 8-9 दिन से सुन रहे हैं कि चल रही है, कीव की तरफ आ रही है। क्या हुआ? तो उसका कारण बताता हूं कि पहली बात तो है कि रशियन आर्मी की जो कैपेबिलिटी है लॉजिस्टिक बेस से, सप्लाई डिपो से 90 माइल्स तक वो सर्वाइव कर सकता है। यहां तो 180 माइल्स का बात है, तो डबल है। तो जो ट्रक का जो कन्वॉय है वो उसको बोलते हैं जनरल मड,
जनरल मड या जनरल कीचड़। यूक्रेन में पूरे साल में 2 बार ऐसी स्थिति आती है कि बर्फ और मडी कंडीशंस होने की वजह से रोड पे मूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और एक गाड़ी यदि फंस गई तो ट्रैफिक जाम होता है, और वही हो रहा है रूस के साथ। तो ये ट्रैफिक जाम, तो सोल्यूशन क्या था? सोल्यूशन था कि आप यदि रेल नेटवर्क पे विश्वास कीजिए, वो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए डिले हो रहा है। और जब तक मोबिलिटी नहीं आएगी रोड पे, जब तक उसके कारवां नहीं कैचअप करेगी, जब तक फॉरवर्ड ट्रूप्स और डीएमए मतलब जो रियर एरियाज है लॉजिस्टिक बेस में, उसमें दूरी कम नहीं होगी, तब तक जिस तेज गति से रूस एक्सपेक्ट कर रहा था वो नहीं हो पाया। जी जनरल सेना, आपकी इस ज्ञानवर्धन जो आपने रूस और उक्रेना जंग को लेकर आपने अपना जो ज्ञान रखा, मुझे ऐसा लगता है कि दर्शकों के लिए काफी लाभकारी होगा। मुझे 2 सेकंड और दो, मुझे 30 सेकंड और दो जी। देखिए, ये यूक्रेन के भाषा में जो समस्या है मोबिलिटी का, उसको बोलते हैं रासपुतित्सा। रासपुतित्सा मतलब जो जनरल मड, जनरल कीचड़, वो इतनी बुरी। 1812 में यही कारण था कि नेपोलियन हारा, उसके बाद यही गलती हिटलर ने की, वो हारा। रूस भी जो विड्रॉ कर रहे थे उसको भी कष्ट हुआ। लेकिन इतिहास से आप नहीं सीखिएगा तो इतिहास आपको बुरी तरह से सबक सिखाता है। रूस को ये कंटीजेंसी प्लानिंग करनी चाहिए थी कि यदि रेल नेटवर्क, यदि सिटीज उसके कैप्चर में आए, रेल हब्स उसके पास नहीं आए, तो अल्टरनेटिव क्या है? देखिए, रशियन आर्मी बेसिकली रोड पे डिपेंड नहीं करता है, ट्रक पे डिपेंड नहीं करता है। अब ये कंटीजेंसी प्लानिंग में पर फोर्स उसको ट्रक पे डिपेंड करना पड़ रहा है, वो कष्ट में है। दिस इज समथिंग न्यू। तो ये आपको देखने की जरूरत है, और यही समस्या है कि रूस को मोबिलिटी को अफेक्ट कर रहा है। लेकिन ये वक्त का बात है। मिस्टर पुतिन बोल रहे हैं कि आई हैव एनफ टाइम, हमको कोई चिंता की बात नहीं है, हम रशियन सेना को काफी टाइम देंगे। इसका मतलब है वेट एंड वॉच, पेशेंस गेम खेला जाएगा। जी जनरल सेना, आप कह रहे हैं कि रूस दलदल में फंस गया। जी हाँ, उसकी जो लॉजिस्टिक प्लानिंग थी उसमें वो फंस गया। विष्णु जी की उंगली उठी है। विष्णु जी, एक हूटर बजाए कोई बड़ी खबर आ रही है। विष्णु जी, आपके पास आ रहा हूं। विष्णु जी, इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन के डिप्टी प्रधानमंत्री का बड़ा बयान, ह्यूमन कॉरिडोर पर रूस यूक्रेन में सहमति। इस वक्त की बड़ी खबर, जंग के बीच एक अच्छी खबर, 10 ह्यूमन कॉरिडोर बनाने पर बनी सहमति। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस यूक्रेन जंग के बीच से आई अच्छी खबर। जी हाँ, इस अच्छी खबर के बाद आइए चलते हैं अपने पैनल की ओर। विष्णु जी, आप कुछ कह रहे थे। जी, ये जो ह्यूमन कॉरिडोर की खबर है, ये बड़ी अच्छी खबर है, और ये सफल रहे तो ये कामना करता हूँ। मैं रक्षा विशेषज्ञ नहीं हूँ, मैं महज एक डिप्लोमेट हूँ, पर मुझे जो लॉजिक लगता है उसमें 2-3 चीजें कहना चाहता हूँ। एक तो ये है कि जो टाइम है वो रशिया के साथ नहीं है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, 24वां दिन हो गया है, उनके ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा है, आर्थिक प्रतिबंध बढ़ते जा रहे हैं, ऑपोजिशन रशिया में बढ़ती जा रही है, और अब उनके पास विकल्प क्या रह जाता है? उनके पास एक ही विकल्प है कि या तो पीछे हटें। वो पुतिन साहब ने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया है, तो वो पीछे हटने का विकल्प उनके पास नहीं है। पर अगर आगे बढ़ते हैं तो उनको घमासान युद्ध करना पड़ेगा, और ये उनके भाई हैं, ये इनका 300 साल का रिश्ता है। तो अगर तहस नहस पहले ही हो रहा है यूक्रेन, अगर और करेंगे बड़ा ब्लो बैक होगा। एक छोटी सी चीज मैं और कहना चाहूंगा कि ये जो बातें हो रही हैं कि इतने बच्चे मर गए हैं, ये वो, भगवान ना करे ये सत्य हो, पर इंफॉर्मेशन वॉर बहुत जबरदस्त है और एक फॉग है। और हम जो हमारे पास जो खबर आ रही है वो सिर्फ यूएस के वेस्टर्न खबरों से खबरें आ रही हैं, तो हकीकत क्या है ये हमको पता नहीं है। तो ये भी मद्देनजर रखने वाली बात है। जी विष्णु साहब, हमने इस सारी चीजों, प्रोपेगेंडा वार, इंफॉर्मेशन वार, इस पर कई बार चर्चा की है, लेकिन आपने फिर एक बार बात कही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आखिर रूस किस तरह से चीजों की तैयारी कर रहा है, एक आम रूसी क्या सोच रहा है, ये जानने के लिए सीधा आप सबको लिए चलते हैं सेंट पीटर्सबर्ग, जहां से हमारे साथ राजीव रमा गुप्ता साहब हैं। गुप्ता साहब, आप खैरियत से हैं? आशा करते हैं आपने रंगों का त्योहार होली जरूर मनाया होगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी, और रंगों का त्योहार तो चल ही रहा है, चारों ओर रंग ही रंग दिख रहे हैं।
जी, रंगारंग माहौल में बदरंग जिंदगियां भी आप जरूर देख रहे होंगे। गुप्ता नहीं, साहब, मैं मनीष जी, मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपका प्रोग्राम शुरू हुआ था 120 बच्चों के संघार से। ये सब जो बातें हैं, ये इतना जबरदस्त मीडिया वार है, क्योंकि मैं तो यहाँ रहता हूं और मेरे बहुत सारे फ्रेंड उक्राइना में भी रहते हैं, डनबास में भी हैं, सब जगह है। आप सोचिए 120 बच्चे मर गए। आज अभी एक हो सकता है अभी इंडिया में न्यूज ना पहुंची हो, नाम भी खाली दिखा दिए 120 पड़े हुए एक मैदान में। तो एक ओर से तो जेलेंस्की बोल रहे हैं कि 35.5 लाख लोग हमारा कंट्री छोड़ के जा चुके हैं, तो ये बच्चे कहां से रह गए? बोल रहे स्कूलों पर बम गई। स्कूल तो 2 महीने से बंद पड़े हुए हैं, जब से वार हुआ सारे स्कूल बंद पड़े हुए हैं, सारे हॉस्पिटल्स खाली पड़े हुए हैं। आज ही यहाँ पे डिफेंस मिनिस्ट्री का एक नोटिफिकेशन आया है कि ये 3 हॉस्पिटल्स में और दो चिल्ड्रन हाउस होते हैं जो खाली हैं, इसमें रशियन उक्रेनियन जो अजोब्स है उसको ऑलरेडी बम्बिंग के लिए तैयार कर रहे हैं। और मिनिस्ट्री ने नोटिफिकेशन इसलिए दिया है कि ये न्यूज हो सकता है 2-3 दिन बाद टीवी पे आएगी कि रशियन आर्मी ने ये हॉस्पिटलों पे अटैक किया है। ये तो टोटल प्लान्ड है। देखिए, जेलेंस्की पिक्चर में काम करता था, उसकी वाइफ सिने राइटर है, ये दिन भर बैठ के यही करते रहते हैं, फिल्म बनाते हैं, फिल्म बना के लोगों को दिखाते हैं, और अमेरिका इसका प्रोड्यूसर है जो पूरी फिल्म को पूरे वर्ल्ड में रिलीज करा रहा है। और इसकी वजह से चाहे हमारे पास भी हिंदुस्तान से फोन आते हैं, मेरे फ्रेंड भी यूके में है, हर जगह पोजीशन ही आती है, अरे बड़ा बड़ा तराई हो गई, इतने बच्चे मर गए। कोई नहीं मरा है। आज जो पुतिन की, आज 2 जनरल साहब बैठे हैं, इनकी जो राय थी, पुतिन की जो अटैक सिस्टम है वो रशिया उक्रेन को हर्ट नहीं करना चाहता है। आप देखिए, यूएसए तो देता चला जा रहा हथियार एड, ये यूरोपियन दे रहा, ह्यूमैनिटरी एड कोई दे रहा है। जितना भी एरिया इन्होंने कैप्चर किया है वहां पे खाने पीने का सामान, दुकानें खाली पड़ी हुई है। रशियन टीवी देखिए, अगर इंडिया में आता है वहां खाना बांटा जा रहा है, ये दिया जा रहा है। कभी यूएसए ने बोला कि वो ह्यूमैनिटरी एड भेज रहा है, यूरोपियन कंट्री ने बोला ह्यूमैनिटरी एड भेज रहे हैं, जान लोग खाने के लिए मरने पोजिशन हो गए। सिर्फ हथियार दिए जा रहे हैं जी। हथियार देने से क्या कोई युद्ध का फैसला हो जाएगा? ये तो चाहते हैं कि ये नरसंहार चलता रहे, इसमें इनको फायदा है जी। और रशियन आर्मी जो है कि ये वेट नहीं कर रही है, इसको ये नहीं कि उसको असर नहीं मिलता। मेरा बेटा आर्मी में, मैं जानता हूं, रशियन आर्मी इसका वेट कर रही है। वो नहीं चाहती है कि ह्यूमन लॉस हो, वो नहीं चाहती कीव पर बमबारी करे। कीव को अगर ये करना होता तो ये तो कारपेट बम्बिंग करके 1 दिन में खत्म कर दिया होता इन्होंने, लेकिन ये करना नहीं चाहते हैं। जी गुप्ता साहब, अमेरिका जो चाह रहा है और अमेरिका जो कर रहा है वो हथियार बेचकर खुद मालामाल होने की फिराक में है, ऐसा कहा जा रहा है। हमारे साथ आप सब लोग बने रहिए। मनीष जी 1 मिनट, हथियार बेच के मालामाल हो रहा है, लेकिन ये खून का इल्जाम दूसरे के ऊपर लगाया जा रहा है। अमेरिका एक बार भी इस युद्ध को खत्म करने की बात की है? नहीं की है। हमेशा बढ़ावा देता है जी, लड़ो लड़ो लड़ो। ये तो अफगानिस्तान बनाना चाहता है, लीबिया बनाना चाहता है जी। ये कभी कोशिश शांति की ओर अमेरिका के ऐसे प्रयास दिखे नहीं। अमेरिका कहता है आगे बढ़ो, हम तुम्हारे पीछे हैं, युद्ध करो। और इस तरह के उकसावे के चलते ही ऐसा लगता है कि जो युद्ध को हवा देने का काम, जेलेंस्की को हवा देने का काम अगर कोई करता दिखाई दे रहा है तो वो अमेरिका है। साथ ही चेतावनी भी दे रहा है। इस वक्त आ रही है बड़ी खबर, युद्ध में रूस को नुकसान पर यूक्रेन का बड़ा दावा। युद्ध में रूस के 14,400 सैनिक मारे जाने की खबर यूक्रेन कर रहा दावा। रूस के 95 विमान, 115 हेलीकॉप्टर तबाह। यूक्रेन रूसी सेना के 466 टैंक भी हुए नेस्तनाबूद। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन ने जारी की जानकारी। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन के मुताबिक युद्ध में रूस को भारी नुकसान सहना पड़ रहा है, उठाना पड़ रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, 14,400 रूसी सैनिक मारे गए। रूस के 95 विमान, 115 हेलीकॉप्टर किए तबाह। रूसी सेना के 466 टैंकों को किया नेस्तनाबूद। जी हां, इस बड़ी खबर के बाद अपने मेहमानों की ओर आगे बढ़ते हैं। विष्णु प्रकाश जी, यूक्रेन लगातार एक के बाद एक इस तरह की खबरों की सुर्री, यानी खबरें छोड़ता जा रहा है। आपने आगाह किया ब्रेक के पहले, आप जो कह रहे थे, और इसके पहले भी हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के रूप में
जनरल सिन्हा, जनरल परिहार लगातार आते रहे, इनका भी ये मानना है कि इस तरह का इंफॉर्मेशन वार, प्रोपोगेंडा वार चलेगा। आपको लगता है कि रूस के 14,400 सैनिक मारे जाएं और रूस खामोश बैठा रहे? ये सब जानते हैं जी कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। और आपने भी देखा होगा कि अमेरिका की जो फिगर थी 2 दिन पहले की, वो भी उसमें भी कोई सत्य हो या तथ्य हो नहीं मालूम, उनकी फिगर 3,000 कुछ की थी। तो 14,000 की फिगर यूक्रेन से आ रही है, 3,000 की फिगर कुछ अमेरिका से आ रही है, 600 के करीब फिगर रशिया से आ रही है। तो ये एक स्टैंडर्ड है कि आप बढ़ा चढ़ा के एक चीजें कहते हैं। पर थोड़ा सा ज़ेलेंस्की साहब के बारे में जरूर कहना चाहूंगा कि ज़ेलेंस्की साहब एक वीर आदमी है और उसमें कोई शक नहीं है, अपने देश का नेतृत्व कर रहे हैं, कोई शक नहीं है। पर वो क्या चाहते क्या हैं, वो किसके लिए किसका खेल खेल रहे हैं? वो एक तरफ शांति की बात करते हैं, बातचीत की तरफ बात करते हैं, दूसरी तरफ हथियार चाहते हैं, पश्चिमी सेना चाहते हैं, नो फ्लाई जोन चाहते हैं, विमान चाहते हैं, ये रशिया को कहते हैं कि आतंकवादी है, जेनोसाइड हो रहा है। और हो क्या रहा है? उनका देश बर्बाद हो रहा है, उनके लोग मर रहे हैं। तो क्या ये एक नेता ये चाहेगा कि अगर मेरा देश इतना बर्बाद हो? तो मैं ये सोच के थोड़ा सा परेशान हूं कि आखिरकार वो चाहते क्या हैं और क्यों नहीं समझते हैं कि पश्चिमी देश आग में घी झोंक रहे हैं। तो ये मेरी दुविधा है, मेरे पास समाधान नहीं है, पर दुविधा है जो मैं जिक्र करना चाहता था। विष्णु जी, ये वो जानते भी हैं कि अलग थलग पड़ गए हैं। लोग कह रहे हैं, नाटो कह रहा है कि आप लड़ते रहिए, हम आपको सामान देंगे। अमेरिका कह रहा है, नाटो ने कह दिया हम आपको सदस्य नहीं बना सकते। उसके बावजूद इस तरह के अड़ियल रुख, जिद्दीपना और इसके साथ साथ आखिर आप चैलेंज या चुनौती किसको देना चाहते हैं जो कि दुनिया की एक महाशक्ति है? देखिए, जब ये दिमाग में आ जाए कि मेरी वाह वाह हो रही है, हर जगह उनको तालियां बज रही हैं, उनको जबानी हिसाब खर्च हो रहा है, तो क्या इस वक्त ये एक हो रहा है कि वो उनको अपनी वाहवाही का, और अब क्या बात हो रही है कि उनको नोबेल प्राइज मिलेगा या नोबेल प्राइज का प्रस्ताव है। तो क्या, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ब्रेवरी और ब्रेवेडो, ब्रेवरी और ब्लस्टर, तो क्या वो ब्रेवरी से ब्रेवेडो पे पहुंच गया है, ब्रेवरी से ब्लस्टर पे पहुंच गया है? ये इतिहास ही बताएगा। जी, जहां तक नोबेल पुरस्कार की बात है, मुझे ऐसा लगता है सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। जी हां, आप ये जानते हैं कि आपकी सेना जंग लड़ रही है, आप हार रहे हैं, आपकी पूरी खूबसूरती जो दुनिया के एक खूबसूरत देश में आता है वो पूरी तरह खंडर और बर्बाद हो रहा है। उसके बावजूद अगर नोबेल की ख्वाहिश है विष्णु जी, तो बड़ी हैरानी होती है कि ज़ेलेंस्की इस ख्वाहिश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ मेजर जनरल सिन्हा की उंगली उठी है। जनरल साहब, आप अपनी बात रखें तो मैं जनरल परिहार और राजीव जी के पास आगे बढ़ूं। 3 बिंदु पर टिप्पणी करूंगा। पहला, कि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का राष्ट्र धर्म क्या है? अपने देश को सुरक्षित रखना, लोगों को हानि से बचाना, मौत से बचाना। धृतराष्ट्र पुत्र वो में पूरा कौरव परिवार को, फैमिली को खत्म कर दिए। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की अपना हीरो इमेज बनाने के लिए जो बर्बादी कर रहे हैं, वो ये देख रहे हैं हम लोग क्या हो रहा है। देखिए, मैनेजमेंट में सिखाया जाता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कि किसी भी फैसला में हमको मिलेगा क्या, हम खोएंगे क्या, कौन हमारे हित में है। क्या मिस्टर ज़ेलेंस्की ने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं किया? उनको मिल क्या रहा है, अब मिलेगा क्या? एक लिलीपुट आर्मी एक रशियन आर्मी को फेस कर सकती है क्या? हाँ, ये जनरल मड और जनरल कीचर के कारण थोड़ा डिले हो रहा है, लेकिन क्या खाली प्रोपेगेंडा करने से कि इतना टैंक बर्बाद कर दिया, क्या ये सच है? क्लेम और काउंटर क्लेम का नतीजा चलता रहेगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि रशियन आर्मी पार्शली थोड़ा सा गलती किया है कंटीजेंसी प्लानिंग में, क्योंकि यूक्रेन की सेना है 1,97,000, कॉल इट 2 लाख। हम लोग को आर्मी में सिखाया जाता है कि अटैकर टू डिफेंडर 3:1 का रेशियो होना चाहिए। जो अटैकर है उसका स्ट्रेंथ 3, डिफेंडर का 1, तब आप विजय के चांसेस आपके बनते हैं। तो यदि इस रेशियो पे हम चले हैं तो 2 लाख यूक्रेन की सेना है, तो रशियन की सेना की स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए? 6 लाख। उनका स्ट्रेंथ क्या है? 1.5 लाख। तो ये जो डिसप्रोपोर्शनेट है ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड, बूट्स ऑन द ग्राउंड,
उस प्लानिंग में मुझे लगता है कहीं ना कहीं खामियां हैं। एक और बिंदु मैं कहना चाहता हूं कि रूस को इकोनॉमिक सैंक्शन फेस करना पड़ रहा है, कठिनाइयां आ रही है। रूस चाहता तो अपने ग्राड से, अपने मिसाइल से, अपने हाइपरसोनिक मिसाइल से सिटी का सिटी बर्बाद कर सकता था, लेकिन कई एंगल, HR इश्यू, ह्यूमन राइट्स इश्यू, और दूसरी बात कि रूस को पता है कि भविष्य में उसी को रिसरेक्ट करना पड़ेगा, फिर नया निर्माण करना पड़ेगा। तो वो धीरे धीरे चल रहा है। अब जो प्रोपेगेंडा हो रहा है कि हॉस्पिटल को टारगेट किया, गलत। हॉस्पिटल को वैकेट किया जाता है, फिर टारगेट किया जाता है। तो रूस के खिलाफ ही जो इतना प्रोपेगेंडा वॉरफेयर किया जा रहा है और रूस उतना काउंटर अटैक नहीं कर रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आता। उसको भी मीडिया वॉरफेयर का सहारा लेना चाहिए। जनरल सिन्हा, रूस को भी सहारा लेना चाहिए, लेकिन रूस ऐसा करेगा क्या, ये भी हम राजीव रमा गुप्ता जी से समझेंगे। लेकिन जहां तक जेलेंस्की को लेकर जो विश्लेषण विष्णु प्रकाश जी और आपने किया, मुझे ऐसा लगता है कि जो तालियां और वाहवाही जेलेंस्की को अलग अलग जगह से मिल रही हैं, जो उनके चुनौती लेने को, चुनौती स्वीकार करने को लेकर जो उनकी तारीफें हो रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि झूठी शान के परिंदे इसी तरह फड़फड़ाते हैं। वो ये जानते हैं कि पीछे कोई नहीं, लेकिन तालियों की गड़गड़ाहट में वो अपने रास्ते भूल जाते हैं। जनरल परिहार, जेलेंस्की चूक कर बैठे, दुनिया वाहवाही तो कर रही है, लेकिन जेलेंस्की ये भूल गए कि झूठी शान के परिंदों की उड़ान ज्यादा लंबी और ऊंची नहीं होती। परिंदे की उड़ान का, इसके परिंदे के पैरों में तो पहले ही धागे बंधे हुए, तो ज्यादा ऊंची उड़ान तो ये होना ही नहीं है। यूरोपियन यूनियन है, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है, उसके बाद में यूएस का उसमें उनके स्पीचेस आप वर्चुअल उसमें करा रहे हैं, तो ये तो सारे उन्हीं के तो पपेट है, बंधे हुए हैं। और मैं एक बात को बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ, हमारे माननीय पैनलिस्ट साहब ने बहुत अच्छा कवर किया कि जेलेंस्की साहब चाहते क्या है, वो क्योंकि वो कुछ भी नहीं चाहते, वो चाहने वाला तो बाइडेन बैठे। और बाइडेन अफगानिस्तान के बाद में अब उनको शायद लगता है कि अफगानिस्तान तो इसलिए मैं सोचता हूँ वो ड्रॉ किए कि यहाँ उनको लगता है कि वो यूक्रेन में एक ऐसा माहौल बना सकते हैं इस सेंट्रल एशिया और यूरोप का की लड़ाई का, कि जिससे जो है रशिया जो है वो काफी लंबे समय तक परेशान रहेगा, इकोनॉमी डाउन होगी और वो अपने सारे फाइनेंशियल गेन्स जो है और मिलिट्री गेन्स है वो अचीव कर सकते। तो जेलेंस्की को ये लोग एक बुरी तरह से फंसा के रखे हुए हैं और टग ऑफ वॉर जैसी सिचुएशन आती दिखती है, पर ये होगा नहीं। अल्टीमेटली हर हालत में जेलेंस्की को और बाइडेन को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ईस्टर्न यूरोप और ब्लैक सी से लगा हुआ जो ईस्टर्न यूक्रेन और ब्लैक सी से लगे हुए यूक्रेन के जो इलाके हैं उस पर वर्तमान यूक्रेन का होल्ड नहीं रहेगा। और बाकी जो रिहेबिलिटेशन है, मैं समझता हूँ ये चर्चा से मुझे भी ये बात अच्छी तरह से समझ में आई है कि भारत को अगर इस न उगलना न निकलने वाली सिचुएशन से अगर थोड़ा बाहर आना है तो हमें अब ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जो है सपोर्ट जो है यूक्रेन में देना शुरू करना चाहिए, चाहे हम अपने बलबूते पे करें या हम फोर्स करें कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है कम से कम एक काम तो अच्छा करे। संयुक्त राष्ट्र संघ पूरा पपेट बनता जा रहा है, तो ह्यूमैनिटेरियन रिसोर्सेज जो है वो वहां पर प्रोवाइड करने में भारत डेफिनेटली लीड ले सकता है। और इससे हमारे भी जो हुआ की सिचुएशन है कि हम रूस के प्रति कितना नरम भाव रखें और कहाँ गर्म भाव में जाना पड़ेगा, उसमें भी हमको सहायता मिल सकती है। युद्ध बहुत लंबा चलाना चाहते हैं बाइडेन, मगर ये इतना लंबा नहीं चलेगा कि 3 साल 4 साल चलेगा। जिस तरह से नेगोशिएशन टॉक चल रही है, मुझे लगता है कि इसमें एक बीच का रास्ता निकलेगा जरूर। जेलेंस्की बने रहेंगे, वो लिखित में नहीं देंगे कि नाटो में नहीं जाएंगे, मगर वो कभी नहीं जा पाएंगे। और ईस्टर्न यूक्रेन और ब्लैक सी से लगे हुए जो ओडेसा और मारिउपोल के इलाके हैं वो रशिया के कब्जे में रहेंगे। ऐसा मैं आगे भविष्य में होता देख रहा। जी, आप ऐसा होता देख रहे हैं। जी, जनरल सिन्हा, आपकी उंगली उठी थी जब जनरल परिहार अपनी बात रख रहे थे। जनरल सिन्हा, आप अपनी बात रखें तो मैं राजीव जी की ओर आगे बढ़ूं। नहीं, अभी आपने मिसाइल के बारे में, हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में कहा, उसके बारे में मैं कुछ टिप्पणी करना पसंद करूंगा। देखिए, रूस के 4 से 5 MiG-31 लैंड किए हैं कालिनिनग्राड में और वहां पे ये हाइपरसोनिक मिसाइल अनलोड किया गया है। हाइपरसोनिक मिसाइल का रेंज है 1 to 1240 माइल्स और ये 1100 पाउंड का जो वॉरहेड है वो कैरी कर सकता है, फ्रैगमेंटेशन वॉरहेड। और ये इसकी जो
यील्ड होगी इस मिसाइल की, वो 33 टाइम्स यील्ड ऑफ फैटमैन बॉम्ब होगा जो कि अमेरिका ने हिरोशिमा पे डाला था। तो सोच लीजिए। दूसरी बात है, ये मिसाइल एक्सेलेरेट कर सकता है 10 टाइम्स स्पीड ऑफ साउंड से। एक और बिंदु, ये मिसाइल मिड फ्लाइट में मैन्यूवर कर सकता है और उसको फिर जो कोई भी जो वेपन सिस्टम है दुश्मन का जो टारगेट ट्रैक कर रहा है उसको कंफ्यूज करके वो सेफ्टी से टारगेट पे पहुंच के ध्वस्त कर सकता है। तो ये एक बहुत खतरनाक मिसाइल है। और जो दूसरे मिसाइल सिस्टम के साथ कॉम्बिनेशन में देखिए तो रूस मुझे लगता है बहुत रिस्ट्रेंट तरीके से अपने वेपन्स इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि वो चिंतित है कि उसका एचआर इशू भविष्य में यूनाइटेड नेशंस में उसकी छवि पे काफी अटैक आएगा। तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन मिस्टर पुतिन एक बहुत स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति हैं और मुझे लगता है वो टारगेट अपना अचीव करेंगे। वो गिव इन नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपना खतरा जो अपने द्वार पे नजर आता है यूक्रेन के माध्यम से, उसको वो दूर रखेंगे एट एनी कॉस्ट। जी जनरल सिन्हा, आऊंगा आपके पास। चलते हैं सीधा सेंट पीटर्सबर्ग। जी हाँ राजीव जी, पुतिन के एक्शंस को लेकर वहां पर अखबारों में, वहां के टीवी चैनलों में और एक आम रूसी में क्या सोच है कि आखिर उनका नेता, हालांकि छिटपुट जो प्रदर्शन होने की तस्वीरें आई थी, वो तस्वीरें भी आई कि भाई रूस में प्रदर्शन भी चल रहा है कि ये जंग रोकी जाए, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगा, भारतीय समझना चाहते हैं कि रूस में उनके नेता के इस एक्शन पर जो युद्ध चल रहा है, 24वां दिन हो गया, एक आम रूसी और वहां की मीडिया क्या सोच रही है? देखिए, मैं पुतिन की इमेज के बारे में बात करना चाहता हूं। हो सकता है इंडिया टीवी ने या यूरोपियन चैनल्स ने इसको नहीं दिखाया हो। कल एक यहाँ पे बहुत बड़ी रैली हुई थी जिसमें कम से कम 3 लाख लोग थे और पुतिन भी उसमें आए थे। और उस रैली का एम था, एक तो कल क्रीमिया और रशिया जुड़ने का डे था, उसके बाद ये जो आर्मी ऑपरेशन हो रहा है उसके प्रमोशन में ये रैली थी। तो पूरा का पूरा क्राउड जो है, अगर आप देखो उतने में तो उतना क्राउड तो अमिताभ बच्चन भी आता है तो नहीं होता है। जैसे मोदी जी जाते हैं यूएसए में तो क्राउड इकट्ठा होता है, इतना क्राउड इकट्ठा हुआ था। और सारे पुतिन, सारा रशिया और जे फार जो होता है यहाँ के लिए, जे का मतलब जंग, जीतना होता है, जीतना है। तो ये इमेज के बारे में तो कोई डाउट नहीं है कि पुतिन की इमेज का रशिया में कोई हर्समेंट हो रहा है। दूसरा, मैं विष्णु जी की बात को कहना चाहता हूँ, जेलेंस्की के कैरेक्टर। देखिए, जेलेंस्की ने 3 साल पहले पॉलिटिक्स ज्वाइन किया था। वो स्टेज आर्टिस्ट है, पिक्चर आर्टिस्ट है, उसको तालियों का शौक है, देश बचाने का शौक नहीं है। वो तालियां सुनता रहता है, खुश होता रहता है, उसके बाद नया डिसीजन लेता है। एक और तो पहले 2 दिन में बोल दिया कि मेरे पास तो 92 आवर्स है और मेरा खत्म हो जाएगा, मदद करो मेरी। और उसके बाद उसको अमेरिका ने उसकी कमजोरी पकड़ ली कि इसको तालियां का शौक है, उन्होंने तालियां बजवाना शुरू कर दिया। वो तालियां बजती चली जा रही है और युद्ध बढ़ता चला जा रहा है। आपने यहाँ कहा होता ना कि एक घोड़ी थी, वो शादी में चलती थी, अचानक किसी काम से उसको भेजा गया तो वो घोड़ी थोड़ी दूर चल के रुक जाती थी। तो उसके सामने एक आदमी नाचता था, जब तक वो नाचता था तब वो आगे बढ़ती थी। तो जेलेंस्की की क्या हुई है, ताली बजा दो जी, फिर आगे बढ़ जाएंगे। फिर वो बोल देगा कि नहीं जी मैं तो लास्ट तक लड़ूंगा। लड़ने वाला बच्चा कौन है? पूरा का पूरा कीव खाली है। मेरे फ्रेंड रहते हैं कीव में, एक भी आदमी नहीं है। कैसे ये बोलते हैं कि वहां पे स्कूलों में बम गिर रहे हैं और लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, जब वहां कोई है ही नहीं तो मरेगा कहां से कोई? ये तो जो आप बोल रहे हैं ना, जेलेंस्की जो पिक्चर बना रहा है उसको रिलीज अमेरिका किए जा रहा है पूरे वर्ल्ड चैनल्स पे, और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा तो अपना यूके का भी है। यूके जो है जिसका कोई मतलब नहीं है, वो बोरिस जॉनसन तो ऐसा बोलता है जैसे लगता है उसी की लड़ाई चल रही है। तो इस चीज को आप लोग थोड़ा मीडिया पर हाईलाइट करिए। रशियन एम्बेसीज में रशियन चैनल्स हैं, वहां से क्लिप लीजिए और दिखाइए, देखिए पता तो चले कम। राजीव जी, मैं आपको न्यूज इंडिया की तरफ से और उसके साथ साथ इंडिया का सवाल, ये जो कार्यक्रम है, इसकी तरफ से हम अपने दर्शकों को भी ये कहना चाहेंगे कि विश्वसनीयता हमारे लिए सबसे बड़ी बात है और इसीलिए आपको रूस का पक्ष जानने के लिए आपको निमंत्रित किया जाता है और हम आपका धन्यवाद भी करते हैं कि आप हमारा ये निमंत्रण स्वीकार कर आखिर रूस में क्या चल रहा है। प्रोपोगेंडा वार में हमारी कोशिश है कि जो सही तस्वीर है उसे ही हम अपने दर्शकों को दिखाएं और बताएं और आप जैसे महानुभावों के जरिए सुनाएं भी। राजीव जी, आपके पास आऊंगा। विष्णु जी, एक मिनट मनीष जी, मैं ये अपने सारी प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग आज मैंने रशियन एम्बेसी को भेजी है, सारे प्रोग्राम की।
कि उसको कम से कम ये तो पता कि रशियन एम्बेसी ट्राई कर रही है, जो इंडिया में है रशियन एम्बेसी, तो वहां पे एक ग्रुप है, उस ग्रुप में मैंने सारी वीडियो जो है शेयर किया है और लोगों को वहां पता चले, और उनसे रिक्वेस्ट किया है कम से कम इंडियन चैनल्स को बुलाएं और उनको सही बात बताएं। देखिए मैं तो फेडअप हूं यहाँ के, क्योंकि मैं बीबीसी भी देखता हूँ, CNN भी देखता हूँ, इंडियन चैनल्स भी सारे देखता हूँ और रशियन चैनल्स भी देखता हूँ। मैं ये नहीं किसी के फेवर में बात कर रहा हूँ, जो फैक्ट है उसको दिखाइए। जी अब राजीव जी, राजीव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इंडिया का सवाल कार्यक्रम की क्लिपिंग्स को आपने रशियन दूतावास, रूसी दूतावास भेजा है, और मुझे ऐसा लगता है कि हम भी चाहते हैं, दूतावास में जो ग्रुप है, ग्रुप में शेयर किया जी, मैंने। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। आपने इंडिया का सवाल कार्यक्रम को आखिर लोकप्रियता के पैमाने पर और विश्वसनीयता की कसौटी पर आपने सही माना और आपने इसे अलग अलग ग्रुप्स में शेयर किया। जी आऊंगा आपके पास गुप्ता साहब। विष्णु जी आप कुछ कहना चाहते थे जब मैं राजीव जी से सवाल ले रहा था। जनरल साहब आ रहा हूं, जनरल साहब, जनरल सिन्हा आ रहा हूं। विष्णु जी आप कुछ कहना चाहते थे, आप मुस्कुरा रहे थे। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। मैं दोबारा ये कहना चाहता हूं कि मैंने अपना कैरियर सोवियत यूनियन में शुरू किया था। व्लादिवोस्तोक में सबसे पहला कॉन्सुल जनरल था दुनिया में। मैं रशियंस की बहुत इज्जत करता हूं। जो थोड़ी बहुत मुझे समझ है 40 साल के तजर्बे से, वो ये है कि रशिया में जब भी पावरफुल नेता होता है तो रशिया कामयाब रहता है और लोग पावरफुल नेता की कदर करते हैं, और पुतिन साहब की बहुत इज्जत है, इसमें कोई शक नहीं है। पर यह भी हकीकत है कि इस वक्त धीरे धीरे कुछ सेक्शंस में, सबका नहीं है, कुछ सेक्शंस में प्रतिरोध बढ़ रहा है और इसमें उसको दबाया जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं है, और जो हो रहा है उसको वो गलत है। हालांकि मैं ये कहता हूं कि जो रशिया के साथ जैसे उनको ट्रीटमेंट की गई थी, जैसे उनके सिक्योरिटी इंटरेस्ट को नजरअंदाज किया गया था, वो भी गलत है। पर एक बैलेंस होनी चाहिए कि आपका नुकसान क्या हुआ है और आप कर क्या रहे हैं, तो वो एक हकीकत है। आखिर में जो जहां तक प्रोपेगेंडा की बात है, जब मैं सोवियत यूनियन में था तब कहा जाता था 2 अखबार हुआ करते थे। ये थोड़ी हल्की बात है कि एक इज़वेस्तिया होता था, एक प्रावदा होता था। प्रावदा का मतलब होता था सत्य और इज़वेस्तिया का मतलब होता था न्यूज। और सोवियत रशियंस खुद कहते थे कि साहब प्रावदा में कोई सत्य नहीं है, इज़वेस्तिया में कोई न्यूज नहीं है। तो ये भी हकीकत है, पर दैट्स ऑन ए लाइटर साइड। विष्णु जी आपने जिस लाइटर मोमेंट पे आपने इस बात को रखा, जनरल सिन्हा भी मुस्कुरा रहे हैं और मुझे लगता है जनरल परिहार अपनी मुस्कुराहट रोके हुए हैं। जनरल सिन्हा आप अपनी बात पूरी करें। मैं एक कुछ यूक्रेन के बारे में बताना चाहता हूं। मैं इस यूक्रेन की बुरी स्थिति में कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, सैडिस्टिक प्लेजर नहीं ले रहा हूं, लेकिन कुछ तथ्य, क्योंकि चैनल से पूरे हिंदुस्तान को पता चलना चाहिए, कुछ तथ्य वो सामने रख रहा हूं। जब हमने न्यूक्लियर ब्लास्ट किया था तो यूक्रेन ने हमारा अपोज किया था। जब हमने उससे यूरेनियम मांगा था तो यूक्रेन ने हमारा अपोज किया था। जब ये कितना सच है, जब मोदी जी की फ्लाइट जाने वाली थी तो जो मलेशिया का जो एयरक्राफ्ट टारगेट किया गया था, यदि 10 मिनट मोदी जी लेट नहीं होते तो बहुत कष्ट हो जाता। तो डेग पे कश्मीर इश्यू पे यूक्रेन हमारे खिलाफ बोलता रहा है और यूनाइटेड नेशंस में वोट किया है। सवाल यह है कि आज यूक्रेन हमसे मदद मांग रहा है, लेकिन भूतकाल में क्या यूक्रेन हमारा मित्र रहा है, हमारा शुभचिंतक रहा है, हितैषी रहा है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। जी ये बड़ा प्रश्न है। जनरल परिहार आपको लगता है अमेरिका जिस तरह से चीन को धमकी दे रहा है, तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर लाके छोड़ेगा अमेरिका? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि चीन जो है इनकी धमकियों से कोई डरने वाला है और वो कोई डायरेक्ट इन्वेजन उनका होगा। अगर तीसरे विश्व युद्ध की कोई कोशिश होगी तो वो नाटो की तरफ से ही होगी। मगर अगर नाटो में इतनी हिम्मत होती तो वो यूक्रेन को 6 महीने पहले ही अपने में शामिल कर उसमें लगा एंटर करा लेते नाटो ट्रीटी में, और फिर वो सारे अपने फोर्सेज जो है वो पोलैंड और इससे लेके वो यूक्रेन के अंदर में रूस के खिलाफ करते। तो ऐसा तो कुछ मैं नहीं समझता हूँ होगा। तीसरा विश्व युद्ध जो है वो बंदूकों से नहीं चलेगा। मैं समझता हूँ ये सारा फाइनेंस है। अब युद्ध की फाइनेंस, साइबर और स्पेस डोमिनेंस, यही तीसरे विश्व युद्ध की जो है वो इसी में लड़ाई होगी और इस तरह से कुछ हद तक ही चली रही है। इनडायरेक्टली तीसरा विश्व युद्ध है, मगर फोर्सेस टू फोर्सेस जो है
मल्टीनेशनल कॉन्फ्लिक्ट होगा ऐसा मुझे हाल फिलहाल तो ऐसा नहीं दिखाई देता है, क्योंकि सब तरफ से कोशिश हो रही है कि सीज फायर हो और अब ये मामला जो है और आगे लंबा ना खींचे। तो जी जनरल परिहार, मुझे इंडिया का सवाल खत्म करना है। उससे पहले मैं आप दोनों रक्षा विशेषज्ञों से दर्शकों की जानकारी के लिए ये चाहूंगा कि आप लोग बताएं, आखिर उक्रेना क्यों नहीं चाहता कि नो फ्लाई जोन डिक्लेयर किया जाए? हम ये चाहेंगे कि आप ये बताएं, क्योंकि आज के इंडिया का सवाल की 3 जो अहम मुद्दे थे उसमें से ये आखिरी मुद्दा मैं आप लोगों से समझना चाहूंगा। नो फ्लाई जोन डिक्लेयर होने का मतलब ये है कि उस इलाके में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो उसके ऊपर जो है डायरेक्ट अटैक जो है वो किया जा सकता है। और दूसरा फिर नो फ्लाई में जो सिविल एविएशन के मूवमेंट्स भी होते हैं वो भी सारे रेस्ट्रिक्ट होंगे। तो ये एक सबसे बड़ा सवाल है और यही वजह है कि कोई भी देश जो यूरोपियन कंट्रीज है या कोई इसमें नो फ्लाई जोन के लिए वो अभी तक एग्री नहीं है। जी जनरल सिन्हा आपका लास्ट कमेंट, फिर मैं विष्णु जी के पास जाऊंगा कि क्या जेलेंस्की रूस के रहमो करम पर जिंदा रहना नहीं चाहते? जनरल सिन्हा आप अपनी बात रखें तो मैं विष्णु जी के पास जाऊं। एकदम, देखिए लड़ाई में एयर सुपीरियरिटी, एयर पावर बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होता है और लड़ाई में नो फ्लाई जोन का कॉन्सेप्ट ऑपरेटिव ही नहीं है, क्योंकि एयरफोर्स जो है बैटल विनिंग फैक्टर माना जाता है और जिस देश के पास एयर सुपीरियरिटी है वो बहुत पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बैटल को इन्फ्लुएंस करता है। तो आज की तारीख में तो रूस के पास एयर सुपीरियरिटी है, तो नो फ्लाई जोन का मतलब क्या? मिस्टर जेलेंस्की ने तो सपोर्ट मांगा था यूरोपियन नाटो देश से, क्या हुआ? उनसे तो मना कर दिया कि हम नहीं सपोर्ट करेंगे। भाई रूस यूक्रेन के एयर स्पेस में चैलेंज करने के लिए किसी को तो एयरक्राफ्ट को लाना पड़ेगा, तो नाटो ले आए, नाटो को हिम्मत है तो ले आए। जी जनरल सिन्हा आखिरी कमेंट के लिए विष्णु जी मैं आपके पास आऊंगा। जैसा मैंने कहा था, क्या रूस के रहमो करम पर जेलेंस्की जिंदा नहीं रहना चाहते इसलिए ये जंग खिंच रही है? मैं उस पर टिप्पणी करूं उससे पहले एक छोटी सी चीज और कहना चाहता हूं कि कोई भी नहीं चाहता तीसरा विश्व युद्ध, ये मैं मानता हूं। इसी तरह महीने पहले कोई सोच सकता था कि इस तरह की युद्ध शुरू हो जाएगा? क्यों हुआ? क्योंकि एक दूसरे को चुनौती देते गए, एक दूसरे को ललकारते गए, एक दूसरे को प्रोवोक करते गए। अब दिक्कत क्या है कि अगर कम्युनिकेशन गैप हो जाए, मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। लवीव बिल्कुल पोलैंड के बॉर्डर पे है, वहां जानबूझ के इन्होंने असला हथियार जोड़ रहे हैं, फौजें इकट्ठी कर रहे हैं, तो दैट्स अ लेजिटिमेट टारगेट, तो उसको टारगेट किया जा रहा है। अगर कोई गलती से मिसाइल पोलैंड में गिरती है तो क्या होगा? तो मुझे जो एक्सीडेंटल या कम्युनिकेशन गैप के कारण अगर एस्केलेट होता है उसका डर लगता है। जी जहां तक जेलेंस्की का सवाल है, देखिए जेलेंस्की क्या चाहते हैं ये भगवान जाने, पर ये इतना मैं जरूर कहूंगा कि जेलेंस्की को पुतिन साहब मानते हैं कि जेलेंस्की ही इस सारी फिसाद की जड़ है और उनको कतई विश्वास नहीं है जेलेंस्की पे। उनको पता है जब तक जेलेंस्की सत्ता में रहेंगे तो कुछ ना कुछ खुराफात करेंगे। तो वो जो उनका लक्ष्य है, मैं खत्म कर रहा हूं जी, मैं लंबी बात नहीं करना चाहता, जो उनका लक्ष्य है उनको हटाने का, वो एक अभी भी कायम है। जी विष्णु प्रकाश साहब, पूर्व राजदूत और विदेश मामलों के जानकार, मेजर जनरल रिटायर्ड एसपी सिन्हा, मेजर जनरल रिटायर्ड जेके परिहार और राजीव रमा गुप्ता साहब सेंट पीटर्सबर्ग से इंडिया का सवाल कार्यक्रम में आप लोग आए, अपने विचार रखे, अपनी जानकारियां साझा की और दर्शकों को यह बताया कि आखिर इस युद्ध के पीछे की चाल क्या है। जी हाँ, इसी पर आप सबका मैं यहां पर आकर अपनी राय रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा। और जाते जाते इतना कहना चाहूंगा, विष्णु जी आपने कहा कि संवादहीनता, जी हाँ, इस युद्ध का अंत भी संवाद में ही दिखाई देता है। संवाद रुकना नहीं चाहिए। इंडिया का सवाल में आज के लिए बस इतना ही।